आज हम लोग सी में स्टोरेज क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब तक जो हम लोगों ने जो पढ़ा होगा उसमें वेरिएबल के डिक्लेरेशन के समय दो इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते थे, इंट नम। आपको मालूम है यह जो इंट है यह इसका डेटा टाइप है और इसके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि इसको मेमोरी के अंदर कितना बाइट जगह मिलेगा, इसका क्या रेंज होगा और इसके अंदर हम किस तरह के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आज हम लोग इस पर्टिकुलर सिंटैक्स में जो एक चीज़ बराबर बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिलता है स्टोरेज क्लास, आज हम लोग उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जैसा देखते हैं कि असल में वेरिएबल के डिक्लेरेशन का जनरल सिंटैक्स होता क्या है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया होगा फंक्शन चैप्टर से पहले। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो जनरल सिंटैक्स है उसके हिसाब से स्टोरेज क्लास होगा, डेटा टाइप होगा और वेरिएबल का नाम होगा। अब सवाल यह है बहुत सिंपल सा कि आखिर इस स्टोरेज क्लास का सिग्निफिकेंस है क्या। तो इस स्टोरेज क्लास के अंदर भी कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है। इस बात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या होगा, उसका विजिबिलिटी क्या होगा, उसका स्कोप क्या होगा और साथ ही साथ उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा। यह सब बात इसी स्टोरेज क्लास में छिपा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर हमने स्टोरेज क्लास यूज ही नहीं किया तो फिर आखिर हमारा आज तक के प्रोग्राम में एरर क्यों नहीं आया। इसके पीछे कारण यह है कि अगर हम स्टोरेज क्लास नहीं भी यूज करते हैं तो हमको एक डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास सिस्टम के तरफ से मिल जाता है, जिसको हम लोग ऑटो बोलते हैं या ऑटोमेटिक बोलते हैं या फिर लोकल बोलते हैं। आज हम लोग इन सभी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना स्टोरेज क्लास दिया हुआ है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला तो स्टोरेज क्लास जो आपको दिया गया है उसका नाम है ऑटोमेटिक। उसका नाम है ऑटोमेटिक या इसी को बोलते हैं लोकल। अगर हमने किसी भी फंक्शन के अंदर अगर एक वेरिएबल लिख दिया है इंट नम, तो यह तय जानिए कि यह जो नम है या ऑटोमेटिक या वेरिएबल है या फिर लोकल है। अगर हम चाहें तो ऑटो कीवर्ड का यूज भी कर सकते हैं और इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं इसको, क्योंकि इसको अगर हम लिखते हैं ऑटो इंट नम तो इसका मतलब भी ऑटोमेटिक ही होता है और अगर इसको छोड़ भी देंगे फिर भी इसका मतलब ऑटोमेटिक ही होगा। इसीलिए हम लोग अभी तक इसको यूज नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप चाहिए तो आप कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि पहला इन्फॉर्मेशन इसका यही आया कि न जो भी डिफ़ॉल्ट हमारा डेटा टाइप होगा, जो भी हमारा स्टोरेज क्लास होगा उसका नाम ऑटोमेटिक या लोकल है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर वही चीज़ देखना है, चारों चीज़ कि न इसका लाइफ टाइम क्या होगा, इसका स्कोप क्या होगा, इसका विजिबिलिटी क्या होगा और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और कोशिश करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया एक फंक्शन void show। आपको मालूम है कि एक प्रोग्राम में चाहे हम जितना भी फंक्शन लिख लें, कहानी हमारा मेन से ही शुरू होता है। चलिए इसके अंदर हमने एक इंट नम ले लिया। अगर हम चाहें, हम यहाँ कमेंट यूज कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऑटो इंट नम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होगा। इसके बाद अगर आप लिखते हैं
num इक्वल टू 20, और यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो आपको मालूम है, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, कि यह 20 ही प्रिंट करेगा। इसके बाद हमने शो को कॉल कर लिया। जब हमने शो को कॉल किया तो फिर एक बार हमने प्रिंटफ फिर से लगाया और हमने कोशिश किया उसी वेरिएबल को प्रिंट करें, नम को। इसका क्या आउटपुट आएगा अभी खैर आएंगे उस पर, तो फिर डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद हमने void शो फंक्शन को डिफाइन करने का कोशिश की। आपको मालूम ही होगा कि किसी भी फंक्शन में 3 पार्ट होता है, डिक्लेरेशन होता है, उसका कॉलिंग होता है और उसका डिफिनीशन होता है। तो आइए डिफिनीशन यहाँ पे लिख रहे हैं, void शो। जानबूझकर हम यहाँ पर भी वेरिएबल ले रहे हैं इंट नम, जानबूझ के हमने लिया है। इसके बाद हमने इसको प्रिंट करा लिया, printf %d/n और num। इस इंप्रेशन के साथ कि कहीं यह नम और यह नम सेम तो नहीं है, खैर देखेंगे क्या होगा। फिर हमने लिखा num इक्वल टू 75 और हमने इसको भी प्रिंट करा लिया। %d और num। आइए अब इस प्रोग्राम को जरा सा देखते हैं कि जब यह रन करेगा उस समय क्या काम करेगा। आपको मालूम है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगा। फंक्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि हर प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है, मेन से। चाहे इसके अंदर हम 25, 50, 500 फंक्शन लिख दें, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बराबर मेन से ही शुरू होगा। आपने लिखा इंट नम, बेसिकली या ऑटो है या ऑटोमेटिक है। आपने कहा नम इक्वल टू 20, प्रिंटफ नम वैल्यू प्रिंट करेगा 20 प्रिंट करने के बाद आपको मालूम है कॉलिंग का मतलब होता है कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देना। अभी यह कंट्रोल मेन में था, अब यह चला जाएगा शो में, इंट नम। लेकिन यह जो नम है यह चूंकि ऑटोमेटिक या लोकल है और इसका स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन में होता है जहां पर कि हमने इसको डिक्लेयर कर रखा है। यानी कि यह नम सिर्फ दिखेगा किसको, इसी को। विजिबिलिटी भी इसी के पास है और स्कोप भी इसी के पास है। लाइफ टाइम क्या होगा अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे। तो हमने कहा कि इंट नम, इसका मतलब हुआ कि यह जो नम है यह इस शो का है। यह बिल्कुल उसी तरह का केस है जैसे किसी अपार्टमेंट में 3 या 4 फ्लैट हो और तीनों चारों फ्लैट में अनिल नाम का आदमी रहता हो। इसका मतलब हुआ कि ना हर अनिल का स्कोप कहाँ होगा, उसके अपने फ्लैट के अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि ना अनिल अगर हम पुकारेंगे तो बगल वाला फ्लैट का अनिल दौड़ता हुआ चला आएगा। यही काम यहाँ भी होता है। आपने लिखा %d/num। अब यह नम क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, तो गार्बेज। इसका मतलब हुआ कि एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया हमारा कि अगर ऑटोमेटिक या लोकल वेरिएबल को हमने वैल्यू नहीं दिया है तो सिस्टम भी जवाबदेह नहीं है। हो सकता है या 0 भी आ जाए, लेकिन इसका गारंटी लिया जाना मुश्किल है क्योंकि ऑटोमेटिक या लोकल के लिए सिस्टम जवाबदेह बिल्कुल ही नहीं होता है। या अगर ज़रूरत हो तो आप अपना वैल्यू लिखिए। आपने कहा कि नम इक्वल टू 75, अब %d/num, अब यह क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 75। अगर आप देखिएगा तो यह फंक्शन अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुका है। और अगर कोई फंक्शन अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले तो निश्चित रूप से जो लोकल वेरिएबल होता है इसके मेमोरी का डीएलोकेशन हो जाता है। चलिए इसको फिर से एक बार हम बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक या लोकल वेरिएबल के केस में जैसे हमने कंट्रोल दिया कि सिस्टम उसके लिए मेमोरी का एलोकेशन करेगा, और जैसे मेमोरी का एलोकेशन होगा तब यह सिर्फ इसका स्कोप और विजिबिलिटी इसी फंक्शन के अंदर रहेगा। क्लियर? इसके बाद जैसे इसने अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लिया कि इसके मेमोरी का डीएलोकेशन हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दोबारा अगर हम कॉल करेंगे
तो निश्चित रूप से इंट नम हमारा फिर से सेकेंड टाइम भी जनरेट होगा और मेमोरी के अंदर उसके लिए जगह बनेगा। इसके बाद आप यहाँ आ गए। इसका केस अलग था, क्योंकि जब हमने इसको कॉल किया था उस समय मेन अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि इसके नीचे भी 2 लाइन बाकी था। इसीलिए जैसे फिर से कंट्रोल इसके पास आएगा तो यह जो नम था, जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएबल है, इसका मेमोरी का फिर से यह एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। असल में होता क्या है कि अगर आपने किसी फंक्शन से कंट्रोल ले लिया और वह फंक्शन अभी तक अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं किया है, तब उस केस में वह इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। लेकिन जैसे हम कंट्रोल देंगे वह फिर से एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही यह नम आएगा यह फिर से क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 20। फिर से हम बोल दे रहे हैं इसको कि बाय डिफॉल्ट किसी भी वेरिएबल का स्टोरेज क्लास लोकल होता है, या उसको ऑटोमेटिक बोलते हैं। अगर हम चाहें तो ऑटो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इसका लाइफ टाइम टेम्पोररी होता है। फंक्शन को कंट्रोल मिलेगा, इसके मेमोरी का एलोकेशन होगा, जैसे हम कंट्रोल ले लेंगे इसके मेमोरी का डी एलोकेशन हो जाएगा। क्लियर है। नंबर 2, सेकंड क्या था कि इसका स्कोप और विजिबिलिटी सिर्फ उसी फंक्शन में रहेगा जिस फंक्शन में हमने इसको डिक्लेयर कर रखा है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात था वह यह था कि अगर हमने इसके लिए वैल्यू नहीं दिया है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए हम सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम इसके लिए जवाबदेह होता ही नहीं है। और ऐसे केस में सिस्टम इसको एक गार्बेज वैल्यू देगा। कुछ कंपाइलर पे कुछ बच्चे बाद में दिखाते हैं कि सर आपने कहा था गार्बेज, लेकिन यहाँ 0 दे रहा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ना फिर सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर जाए। 1-2 बार 0 दे सकता है, लेकिन हो सकता है गार्बेज हो जाए। जनरली हम समझाने के लिए बोलते भी हैं कि मान लीजिए कि हम कचरा के डब्बा में हाथ लगाएं और सोना मिल जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि न रोज़ अब हम कचरा के डब्बा में हाथ लगाते रहेंगे। इसीलिए हैबिट होना चाहिए कि अगर ज़रूरत है तो यह एक्सप्लिसिट इसका इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम इसके लिए जवाबदेह नहीं है। आपने कहा नम इक्वल टू 71, लेकिन कौन सा नम? वह नम जो कि 100 का नम है। इसीलिए हमने आपको एग्जाम्पल में कहा भी था कि अगर एक ही अपार्टमेंट में 4 फ्लैट में कोई अनिल नाम का आदमी रहता है तो किसी एक फ्लैट में अनिल को पुकारा जाए तब उसी फ्लैट का आदमी बोलेगा, न कि बगल वाला बोलेगा। तो फिर जैसे आपने कहा नम इक्वल टू 75, यह यहाँ आएगा और यह इसको प्रिंट कर देगा 75। क्लियर। जैसे फिर कंट्रोल इसको मिलेगा, चूंकि मेन ने अभी तक पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं किया है अपना, इसीलिए इसके लोकल वेरिएबल का मेमोरी इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा और फिर से जैसे कंट्रोल मिलेगा यह फिर से एक्टिव हो जाएगा। और जैसे एक्टिव होगा इसका मतलब हुआ कि नहीं, यह अपने उसी मेमोरी को एक्सेस कर लेगा और फिर से हमको क्या देगा, 20 देगा। यह कहानी था ऑटोमेटिक वेरिएबल का या फिर लोकल वेरिएबल का। इसको अगर आप नोट करना चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि लाइफ टाइम इसका टेम्पोररी होगा, स्कोप और विजिबिलिटी सिर्फ उसी फंक्शन में होगा जिस फंक्शन में कि इसको डिक्लेयर करेंगे। डिफ़ॉल्ट के लिए सिस्टम जवाबदेह नहीं है। अब आइए हम लोग सेकंड देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। आइए इसके लिए एक छोटा सा पहले प्रोग्राम बनाते हैं ताकि कुछ मामला ज़्यादा समझ में आ जाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या मैथ हो, या मैथ बनाने से जैसे मैथ आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्रोग्राम से ही हमको समझ में आएगा। हमने यहाँ एक फंक्शन लिखा वॉइड चेंज। हमने यहाँ पे लिखा इंट मेन क्लियर है। हमने यहाँ लिखा चेंज चेंज चेंज। आपको मालूम होगा कि एक फंक्शन को हम जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद हमने यहाँ पे इसको लिखा void change, हमने यहाँ पे लिखा int a इक्वल टू 20, a इक्वल टू a प्लस 10, फिर हमने लिखा printf %d a। चलिए, ये तो खैर लोकल वेरिएबल का केस है, जानबूझ के इसको हमने लिखा है सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए। आपका यह जो फंक्शन है चेंज, यह कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इंट मेन चेंज कंट्रोल यहाँ जाएगा, इंट ए इक्वल टू 20, ए इक्वल टू ए प्लस 10, इसका आउटपुट आ जाएगा ए प्लस 10 मतलब 30। 30 प्रिंट होने के बाद आपको मालूम है, अभी तुरंत हम लोग बोल रहे थे कि ऑटोमेटिक या लोकल वेरिएबल के केस में जैसे यह अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा ये गायब हो जाएगा। फिर से कंट्रोल इसको मिला, फिर से चेंज, फिर से कंट्रोल यहाँ आया, फिर से एक नया ए बनेगा और उसमें एक नया वैल्यू 20 डाला जाएगा, ए प्लस 10, यानी कि फिर से यह 30। या उस बात को सपोर्ट कर रहा है जो अभी हम लोग ऑटोमेटिक वेरिएबल में देख रहे थे। फिर से जैसे इसका लाइफ ख़त्म हुआ, इसका ए समाप्त हो जाएगा, फिर से कंट्रोल यहाँ आएगा चेंज, फिर से चेंज यहाँ जाएगा, इंट ए इक्वल टू 20, ए इक्वल टू ए प्लस 10, प्रिंट %d a, और यह क्या वैल्यू प्रिंट करेगा 30। यह तो कहानी हो गया लोकल वेरिएबल का। अब हम इसमें एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं। इस इंट ए के जगह पे हमने स्टैटिक लगा दिया, या इसको हम फिर से एक बार साफ से लिख देते। किया कुछ नहीं हमने सिर्फ इसको स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 20, इतना लिखते ही बहुत बड़ा चेंज हो गया। इसमें चेंज क्या हुआ, अब जरा सा देखिए। जैसे आपने वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिखा कि इसको परमानेंट मेमोरी एलोकेशन हो गया। ध्यान से सुनना है इसको। इससे पहले ऑटोमेटिक वाले में क्या था कि टेम्पोररी मेमोरी का एलोकेशन था, लेकिन स्टैटिक वाले केस में क्या होगा, परमानेंट मेमोरी का एलोकेशन होगा। और यह मेमोरी का एलोकेशन सिर्फ एक बार होगा। इवन जिस समय हम इससे कंट्रोल ले भी लेंगे उस समय भी यह इंट ए मेमोरी के अंदर रहेगा और अपने करंट वैल्यू को मेंटेन करेगा। कहने का क्या मतलब है, आइए जरा इसको अब रन करके देखते हैं हम लोग। हमने कहा वॉइड चेंज कंट्रोल यहाँ है, स्टैटिक इंट ए, यह इसका डिक्लेरेशन हुआ लेकिन सिर्फ एक बार, ए प्लस 10, और आउटपुट आपका आ जाएगा इसका 30। ठीक है, यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल ख़त्म हुआ लेकिन ए अभी भी मेमोरी में है और उसका करंट वैल्यू क्या है 30। दोबारा जब हम करेंगे चेंज तो ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को अब सिस्टम नहीं पढ़ेगा, यह डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। अब पुराना वैल्यू क्या था 30 प्लस 10, यह वैल्यू हो जाएगा 40। देखिए यही बहुत बड़ा चेंज है ऑटोमेटिक में और स्टैटिक में। फिर से आ गया चेंज, यह चला गया यहाँ स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 20, ए इक्वल टू ए प्लस 10, % d a 40 हो चुका था, अब क्या हो जाएगा 50। अब आइए इसको जरा एक बार हम लोग समराइज कर लें कि स्टैटिक वेरिएबल के केस में परमानेंट मेमोरी का एलोकेशन होता है, पहला चीज। दूसरा, इसका जो डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट है, सिस्टम थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ साइकिल, थ्रू आउट द फंक्शन लाइफ साइकिल नहीं, थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ साइकिल, यह सिर्फ एक ही बार कंसीडर करेगा। कंसीडर करने के बाद इसको फिर वह दोबारा जब कॉल करेंगे तो तब वह इस लाइन को नहीं देखता है। ऐसे केस में a इक्वल टू ए प्लस 10 करेंगे तब यह सेकेंड टाइम 40 प्रिंट कर रहा था। लेकिन फिर भी
अगर कोई आदमी यहाँ लिख दे printf%d/a तो फिर एरर आएगा। कारण क्या है एरर का? क्योंकि परमानेंट मेमोरी एलोकेशन होते हुए भी इसका भी स्कोप और विजिबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड है उसी फंक्शन के अंदर जिसके अंदर हमने इसको डिक्लेयर कर रखा है। यह इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि यह भी लोकल वेरिएबल ही है, लेकिन परमानेंट मेमोरी के साथ। लोकल वेरिएबल में परमानेंट मेमोरी के साथ है, स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरे फंक्शन में उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम इसको कोई भी वैल्यू नहीं दें, यहाँ पे a = 20 नहीं दें, तब यह 0 ले लेगा। तब यह क्या करेगा? 0 लेगा। और यह इस बार यह मैंडेटरी है कि 0 देना पड़ेगा सिस्टम को, जबकि ऑटोमेटिक वाले में हम लोग देख रहे थे कि 0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और वहाँ पे निश्चित रूप से गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। कई एक बार खैर 0 वहाँ भी आ जाता है, बार बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे उसको दिखाने ले आते हैं बाद में, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मेरा यह रिक्वेस्ट होगा कि जितना भी प्रोग्राम हम यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं इसको निश्चित रूप से आप लोग भी कंप्यूटर पे रन कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे अगर रन करने में कोई अगर दिक्कत हो तो हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं कि यह रन नहीं किया, या फिर जो आउटपुट हमने लिखा था वो आउटपुट नहीं आया। इस बार हमने एक छोटा सा चेंज कर दिया, a = 20। अब देखिए कि अब क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें। आपने कहा चेंज, कंट्रोल यहाँ आया, स्टैटिक इंट a 0, a = 20, निश्चित रूप से यह 30 प्रिंट करेगा। दोबारा जब कंट्रोल देंगे तब यह इसको नहीं देखेगा, लेकिन a = 20 फिर से यह पढ़ लेगा, क्योंकि नियम क्या है कि सिर्फ इसके डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को यह इग्नोर करेगा, नीचे वाले स्टेटमेंट को नहीं करेगा। इसलिए फिर से a20, जबकि 30 हो चुका था, लेकिन दोबारा कॉल में फिर से a = 20 हुआ तो फिर से यह क्या देगा? 30, और फिर से लास्ट में भी क्या देगा? 30। इससे यह प्रूफ होता है कि यह जो डिक्लेरेशन हमारा है यह सिर्फ एक ही समय में, सिर्फ शुरुआत में ही पढ़ता है और उसको छोड़ देता है, लेकिन उसके नीचे के सेक्शन को वह पढ़ने की कोशिश जरूर करता है, ठीक है। अब आज के क्लास में हम लोग इतना ही पे इसको बंद करेंगे, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम निश्चित रूप से 2 और जो बच गया है स्टोरेज क्लास, जो कि एक ग्लोबल है या एक्सटर्न है और एक रजिस्टर वेरिएबल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी प्रोग्राम हमने आपको लिखवाया है सबको चेक करना है, और कोई भी अगर एरर अगर आता है तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लिखेंगे, तो फिर यहाँ से जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जवाब निश्चित रूप से मिलता है। इस तरह से हम लोगों ने आज क्या देखा? लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सटर्न और रजिस्टर वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे।